नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और 5 से 10 मिनट की देरी के साथ आप लोगों के साथ आज मौजूद हूं। और आज लगातार तीसरा दिन जबकि भारतीय बाजारों में एक बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है, यानी कि देर तो आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं और तेजी के साथ ही मार्केट्स में कामकाज होता हुआ देख रहे हैं। करीब 222 अंकों का उछाल सेंसेक्स में देखने को मिल रहा है। निफ्टी करीब 75 अंक ऊपर सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% ऊपर, स्मॉल कैप 1/4% ऊपर, निफ्टी बैंक फ्लैट टू नेगेटिव, लेकिन आज एडवांस डिक्लाइन में, एडवांसेस तेजी में 1650 शेयर तेजी में और करीब 900 शेयरों में बिकवाली देखने को मिली, यानी हर एक शेयर की गिरावट सामने, ऑलमोस्ट 2 शेयर जो कि तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ जैन साहब मौजूद होंगे, अंशुल जैन साहब, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और बाकी चीज़ों पर भी। जैन साहब, ये बाजार को देख के शर्ट ग्रीन है या ग्रीन शर्ट को देखकर बाजार ग्रीन है? नहीं सर, मैं तो पिछले पूरे हफ्ते ही बोल रहा था कि मार्केट एफआईआई ओवरसोल्ड है, तो मैं बेचने नहीं वाला और पहले ही मौके पे मैं खरीदना, मतलब लपक के खरीदूंगा। और गैप अप के बाद हम लपक के खरीद ही रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप भी चल ही रहे हैं, टारगेट अचीव हो ही रहे हैं, तो उस खुशी में आज हरी शर्ट निकाल के पहन ली गई है। अच्छा हुआ ज्यादा तेजी नहीं आई वरना कुछ और ही हो जाता। एनीवेज, क्या देख रहे हो निफ्टी बैंक जैन साहब? नहीं सर, रुमाल भी हरा ही है बाकी सब तो लाल, अलग अलग कलर है ना कि रुमाल जो वाइट। तो जैन साहब, क्या लग रहा है निफ्टी बैंक? तो देखिए, निफ्टी 2 दिन क्वार्टरली वीवैप 24,970 पे अटकी। आज फाइनली डिसाइसिवली ब्रेकआउट देके चलने की कोशिश कर रही है। फिलहाल तो टिक ही रही है उसके ऊपर और मेरी उम्मीद भी है कि इसके ऊपर टिक जाएगी। तो जो टारगेट हमने डिस्कस किया था 24,246 का, वो टारगेट फटाफट में अचीव होते हुए दिखना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आजकल में ही अचीव हो जाएगा, मतलब ये वीकेंड आते आते हो ही जाएगा। और अगर ये क्वार्टरली वीवैप का जोर थोड़ा सा ज्यादा रहा तो मे भी आज थोड़ा लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी और 2-4 दिन अटकेगा, उसके बाद चल जाएगा। बट जाना इसको 24,246 है, ये लगभग 24,400 से मैं बोलते आ रहा हूँ। तो मैं अपना व्यू अभी भी पकड़ के बैठा हूं कि मैं नहीं बेच रहा हूं। मैं डेटा न्यूट्रल आने तक हर डिप पे, हर मौके पे बायर ही हूं, मैं सेलर नहीं हूं। निफ्टी बैंक पर भी? निफ्टी बैंक पे भी सिमिलर व्यू है सर मेरा। निफ्टी बैंक पे क्वार्टरली वीवैप आके अटका हुआ है 56,450 पे, वहां तक मार्केट आ सकता है। तो 56,450 तक का तो टारगेट मेरे को दिख ही रहा है। एक बार निफ्टी आईटी भी देखना, आज दोनों जो भारी भरकम शेयर आईटी के चल रहे हैं, इन्फी टीसीएस, कैसे देख रहे हो आप? तो सीएनएक्स आईटी तो हमने डिस्कस भी किया था कि रेगुलर 5 हफ्ते में 13% करेक्ट हुआ है और लास्ट वीक में ऑलमोस्ट इनसाइड बार टाइट रेंज बनी है। तो एक पुल बैक 50% रिट्रेसमेंट तक आना चाहिए। वहीं पे वीकली ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो 36,740 यहाँ तक पुल बैक आते हुए दिख सकता है, यानी यहाँ से अभी करीब 1100 पॉइंट और अपसाइड आपको निफ्टी आईटी में मिल सकती है। एक सज्जू सिद्दीकी साहब कमेंट कर रहे हैं कि बहुत देर से दर पर आंख लगी है, सनम आते आते बहुत देर कर दी। ये आपके लिए ही होगा शायद, ये मेल है या आप जानते हो शायद इन्हें? नहीं सर, मैं नहीं जानता हूँ। वैसे मुझसे ज्यादा गोरे चिकने आप हैं, तो आप ही के लिए होना चाहिए। नहीं सर, नहीं देखो सर, लोग आपके इंतजार में बैठे हैं, हम तो आपको लेकर आने वाले हैं, हमारे लिए कौन बैठा है। खैर, आगे बढ़ते हैं, जरा निफ्टी गेनर लूजर लेकर आइए स्क्रीन पर, कहां पर आज तेजी मंदी है। तो आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में आपको आईटी दिखाई पड़ेगा, जहां से एक अच्छा सपोर्टिव बाइंग आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इन्फोसिस, एचयूएल, टीसीएस, विप्रो, 4 में से 3 नाम आईटी की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज श्रीराम फाइनेंस, बीईएल, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग चपेट में है। इसके अलावा आज मिड कैप साइड पर भी सेलेक्टिव स्टॉक्स जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिली, इसमें ओला इलेक्ट्रिक, जबरदस्त तेजी पिछले 2 दिनों के अंदर स्टॉक के अंदर आई है। एसजेवीएन, आइडिया, कोलगेट, यहां पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ कुछ अगर मिड कैप लूजर्स की बात की जाए तो औरोबिंदो फार्मा, मुथूट फाइनेंस, लुपिन, मैक्स हेल्थ, यहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग है। साथ ही साथ आज बिकवाली है, आज खरीदारी है गॉडफ्रे फिलिप्स में, न्यूलैंड लैब में, रिलायंस पावर अपर सर्किट पे, एजिस लॉजिस्टिक्स जहां पे खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड की अगर बात की जाए तो आज बिकवाली देखने को मिल रही है एबी रियल स्टेट में, करूर व्यासा बैंक में, मनापुरम में, 5 स्टार फाइनेंस में, जहां पर थोड़ी बहुत बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई दे रही है।
जैन साहब, एक दर्शक का सवाल भी आया है और अदरवाइज भी सवाल है, इन्फोसिस और टीसीएस, अब क्या करें इनमें? सर अगेन मैं वही चीज जो लास्ट वीक था मेरा व्यू या बिफोर लास्ट वीक था, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी एक्यूमुलेशन जोन में है, इन्वेस्टर्स एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। ट्रेडर्स के लिए मेरे को अभी भी कोई मौका नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो आज एक बड़ी बार खड़ी हुई है, इसके अलावा कोई पैटर्न तो था नहीं ट्रेडेबल। तो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी जोन एक्यूमुलेशन की थी, अगर आपने कर लिया है तो फिर आराम से बैठिए। इन्फोसिस में 1612 का टारगेट आपको मिलना चाहिए, बाकी उसके बाद तो ऑल टाइम हाई का टारगेट खुल ही जाएगा, बट प्राइमरी टारगेट आपके लिए 1612 का होना चाहिए। और टीसीएस में प्राइमरी टारगेट आपका क्योंकि 3018 का मेजर सपोर्ट प्रोटेक्ट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि डबल बॉटम बन रहा है। अगर ये पैटर्न इसी तरीके से चला तो डबल बॉटम की जो नेक लाइन है वो आती है बीच में 3586 पे, वहां तक आ सकता है। बट अगेन इन्वेस्टर्स के लिए एक्यूमुलेशन का मौका है, ट्रेडर दूर रहे। ट्रेडर्स दूर रहें, इन्वेस्टर्स के लिए एक बढ़िया मौका दिखाई पड़ रहा है। जैन साहब, एक बार जरा ओला भी देखना, ये 2 दिनों के अंदर इसने ओला से बम का गोला बन गया, क्या किया जाए? ओला में देखिए सर, मेरा व्यू 110 रुपए से क्लियर था कि मेरे को ये स्टॉक नहीं पसंद है मैनेजमेंट की वजह से। 10 रुपए तक का मेरा टारगेट था। इस टारगेट को मैं फिलहाल मतलब अब मैं 40 रुपए के आसपास, जिस आपका इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन है, मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं इसको अब 40 रुपए के आसपास अपना व्यू ड्रॉप कर दूंगा 10 रुपए का, क्योंकि 40 रुपए के आसपास अगर इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्टॉक में कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव हो रहा है जिसकी जानकारी या तो मेरे को नहीं है या पब्लिक में नहीं है। क्योंकि अगर पब्लिक में होती तो जरूर मैं पढ़ता रहता हूं तो मेरे पास आ ही जाती। तो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो इंस्टीट्यूशंस को पता है और हमको नहीं पता है। 110 से 40 रुपए तक आ गया, मैं अपना व्यू यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, कवरेज में स्टॉक पे अपनी खत्म कर रहा हूँ। अब अगर ये 49 के ऊपर टिका तो एक डेड कैट बाउंस आ सकता है समवेयर अराउंड 55, 56 और ऊपर खींचा तो 59 तक। बट मैं इस बाउंस बैक में प्ले करना पसंद करूंगा? तो मेरा जवाब फिर वही होगा कि मेरे पास सुबह बटफ्रे फिलिप्स था, तो जो मैंने लाइव पे बाय दिया था, वहां से अच्छा चल गया। तो इस टाइप के बाद मेरे बहुत सारे शेयर हैं, मैं उनको प्रेफर कर लूंगा। बट ये है कि नीचे का काम इसका लग रहा खत्म हो चुका है, इसमें अब बाउंस बैक बनना स्टार्ट हो गया है 48.9 के ऊपर। तो आई वुड से कि आप एटलीस्ट अब इसको बेचने वाली कैटेगरी में नहीं रखूंगा। तो अपसाइड का व्यू थोड़ा सा मैं लिमिटेड रखूंगा, बट डाउनसाइड का व्यू मेरा खत्म हो चुका है। 110 से जो 10 रुपए तक का सफर था वो गाड़ी 40 रुपए पे आके रुक चुकी है। तो अब एटलीस्ट बेचने की शुरुआत या बेचने की चीज़ें इसमें अब मत करिएगा, अब खरीदने की तरफ नजर रखिएगा, कहीं गिरावट में खरीदारी करें। तो स्टांस सेल से एटलीस्ट न्यूट्रल या न्यूट्रल टू बाय की साइड जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे दर्शकों से। अगर आपका भी कोई सवाल है, जैन साहब से आप कोई भी सवाल पूछना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और माध्यम आपकी स्क्रीन पर आएगा। आप व्हाट्सएप के जरिए यानी कि 9311211874 के जरिए, money9query@tv9.com के जरिए, और इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही साथ आप मेंबरशिप भी हमारे साथ अवेल कर सकते हैं और उसके जरिए भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें ये 3 मेंबरशिप आपके सामने है जो कि आप अवेल करिए और सीधे सीधे हमारे साथ सवाल पूछिए। पहला सवाल हमारे मेंबर का ही है, दीप महेश्वरी साहब का। वो पूछ रहे हैं कि मौजूदा स्तरों पर कोई 4 ऑटो स्टॉक बताइए 1 से 2 साल के लिए। जैन साहब, ऑल टाइम हाई पे खड़े हैं सारे स्टॉक, क्या आप कॉल लोगे अब यहाँ से? तो देखिए, मैं पहले से बोलते आ रहा था कि 12-13 हफ्ते की कंसोलिडेशन है और जैसे ही 24,173 निकालेगा ऑटो इंडेक्स, 25,544 आ जाएगा, जो आ चुका है। अब यहाँ से नया टारगेट ऑल टाइम हाई का है। उस समय भी मैं बोल रहा था कि 4 स्टॉक ऑल टाइम हाई पे खड़े हैं, इन्हीं में आपको एक्सटेंशन मिलेगा। तो मारुति 12,750 से ऑलरेडी 14,300 तक आ चुका है। M&M रह गया, M&M थोड़ा सा वो भी आगे पीछे करके चल ही जाएगा। टीवीएस मोटर और चौथा बचा अशोक लीलैंड। तो ये चारों ऑल टाइम हाई पे हैं, इन्हीं में आपको एक्सटेंशन मिलेगा। पिछले 8 हफ्ते से हम ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि मार्केट गिर रहा है और ये साइडवेज है, क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है, पैसा लगाना है तो इन्हीं में लगा के चलना चाहिए। मारुति सबसे तेज चल गया है, M&M थोड़ा सा पीछे चला है, टीवीएस मोटर भी चल गया है। तो इन्हीं 4 स्टॉक्स में मैं रहना पसंद करूंगा। हुंडई अब वर्टिकल मूव आ रहा है तो मैं हुंडई में प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दूंगा। बट ये 4 स्टॉक्स हैं जहां आपको रहना चाहिए। टीवीएस मोटर भी ऑलमोस्ट 2800 रुपए से 3200 रुपए आ ही गया है। तो जैन साहब, अगर वर्सेस कैलकुलेट करा जाए ऑटो वर्सेस आईटी,
तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे अभी? ऑटो सर, ऑटो। ऑटो में अच्छा कंसोलिडेशन है, कपनाडल का ब्रेकआउट है, पहला टारगेट ऑटो इंडेक्स ने कर भी लिया है। यहाँ पे फिर हो सकता है 2-4 हफ्ते कंसोलिडेट करे, बट जाना इसको ऑल टाइम हाई है। तो मैं अभी फिलहाल, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग मानसिकता है और मोमेंटम इसमें है, तो मैं इसी में करूंगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदने वाले इन्वेस्टर हैं, जो एकदम गिरे हुए सस्ते भाव में लेके छोड़ दिए और 2-5 साल के लिए भूल जाते हैं, तब आपके लिए आईटी में वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इतने डिस्काउंटेड प्राइस पे आईटी है कि 4-5 साल में तो बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट कर देगा। तो अगेन वही सवाल उल्टा मेरा आपसे रहेगा कि अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके लिए ऑटो है, अगर आप इन्वेस्टर हैं, डीप डिस्काउंटेड प्राइजेस में लेना चाहते हैं, तो आईटी है। तो आपको एक राय दी गई है आपके सवाल के ऊपर दीप साहब। एक आरती ड्रग्स के ऊपर सवाल आया है लर्नर साहब के हैंडल से। इन्होंने 535 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है, क्या करना चाहिए इसमें? सर इसमें जब तक 510 नहीं निकलता है, थोड़ी सी अपसाइड मुश्किल है। डाउनसाइड 475 के नीचे ही खुलेगी, तो जब तक ये रेंज बनी हुई है 475-510, आप एक बार स्टॉक होल्ड कर सकते हैं। 475 के अराउंड अगर कोई रिजेक्शन बना तो एवरेज करने की सलाह रहेगी। तो 475 जब आएगा तब देखेंगे क्या करना है, बट अभी फिलहाल के लिए 475-510 की रेंज है। और मेरा ऐसा मानना है कि 510 की रेंज तोड़ के ये 600 और 700 रुपए की तरफ जाएगा। ओके, प्रदीप दिदवानिया साहब पूछ रहे हैं कि भारत सीट में क्या करें। ये मारुति ग्रुप की ये कंपनी, रादर शारदा मोटर ग्रुप की कंपनी है। सो आप इसे कैसे देख सकते हो? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। भारत सीट। भारत सीट। भारत सीट्स 866 करोड़ का मार्केट कैप है सर। मार्केट कैप थोड़ा छोटा है, वॉल्यूम ठीक ठाक है, 59,000 का एवरेज वॉल्यूम है और वर्टिकली चला है। 105 रुपए से नॉन स्टॉप 140 आ गया है। नियर अबाउट एटीआर एक्सटेंशन कैंडल आ रही है, तो थोड़ा सा मैं वेट करूंगा। अगर मुझे फ्रेश बाई भी करना है तो मैं डेली मूविंग एवरेज कैचअप का वेट करूंगा, उसके बाद ही बाई करूंगा। हालांकि पैटर्न जो बना है वो बता दे रहा हूं आपको, 66 दिन के कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट 117 पे आया है, फटाफट 4 दिन में 140 रुपए पहुंच गया है। तो 4-5-8 दिन की कंसोलिडेशन, मूविंग एवरेज कैचअप, ये दोनों चीज जब एक साथ आ जाएंगी तब नेक्स्ट अप मूव आ जाएगा। ओवरऑल अप ट्रेंड में दिख रहा है स्टॉक। ओके, तो एक अप ट्रेंड में स्टॉक दिखाई पड़ रहा है, आप बने रह सकते हो। आपको एक राय यहां पर दी गई है। इसके अलावा एक सवाल आया है सिद्धार्थ नाथ साहब का। इन्होंने पूछा है कि क्या टीसीएस लॉन्ग टर्म के लिए ये खरीदना चाहते हैं तो कहां खरीदारी करें? टीसीएस लॉन्ग टर्म के लिए 3018 बहुत बेहतरीन रेट था सर। ये लगभग पिछले 2 हफ्ते हमने डिस्कस किया है, आज जाके 3018 से चल के 3085 करीब आया है। तो ये भी अच्छा रेट है। 3018 तो बहुत अच्छा रेट था, नहीं खरीद पाए, अगर दोबारा मौका मिल जाए तो ठीक है, ना मिले यहाँ भी ले सकते हैं। भाई इन्वेस्टर को 100-50 रुपए का अंतर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपका टारगेट तो 4500 रुपए है। तो क्या फर्क पड़ा 3085 में लिया या 3018 में लिया, आप तो 4500 का भाव देख रहे हैं ना। तो ऐसा ना हो कि ये 50 रुपए 60 रुपए बचाने के चक्कर में वो सीधा 4500 पहुंच जाए और आपकी गाड़ी छूट जाए। तो आधा इधर ले लीजिए, आधा 3018 पे ले लीजिएगा। तो आप भाव के चक्कर में मत पड़िए, सही दाम है, आप एक्यूमुलेट करना चाहें तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा कृपा शंकर जी का एक सवाल आया है आईआरबी इंफ्रा पे। 53 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी की है शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिए। सो ये पूछ रहे हैं कि क्या करें, बने रहें या निकल जाएं, और स्टॉप लॉस कहां रखें? तो शॉर्ट टर्म खरीदी लाइक इसका पैटर्न ही नहीं है। डेली और वीकली दोनों में मूविंग एवरेज एक दूसरे के नीचे हैं, और बाउंस बैक भी इसको डेड कैट देना था, 43 से 46 तक का दे चुका है। अब ऊपर से नीचे आ रहा है, अगर ये 44, 43 की जोन प्रोटेक्ट कर लिया तो नेक्स्ट लेग में बाउंस बैक में 48, 49 तक जा सकता है। बाकी ट्रेडेबल पैटर्न कतई नहीं है, ना बाउंस डेड कैट बाउंस प्ले करने का कोई पैटर्न है, ना कोई ब्रेकआउट है। हर तरफ से ये स्टॉक दूर दूर कहीं तक बाइंग नहीं दिख रहा है, क्योंकि ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो आपके लिए दूर दूर तक कहीं ये बाय जोन में नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये एक राय आपको साफ दी गई है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक में एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं आशीष चक्रवर्ती सर, ये हमारे मेंबर भी हैं। क्या किया जाए इसमें? तो देखिए, बैंकिंग का टाइम अब फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो बैंकिंग में इंडिविजुअल बैंक की जगह आप बैंक 20 को सिलेक्ट कीजिए। ये मैं 2 हफ्ते पहले से बोलते आ रहा हूं कि आप बैंक के स्टॉक्स की जगह बैंक 20 को सिलेक्ट कीजिए,
क्योंकि ये कहना अब बहुत मुश्किल है। हालांकि आई एम बायस्ड टुवर्ड्स आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी में स्प्लिट आने वाला है और स्प्लिट के बाद थोड़ा सा अटक जाता है। अब अटक जाएगा तो कोई ना कोई बैंक को तो चलना पड़ेगा, उसकी कमी पूरी करनी पड़ेगी। अब ये कोई ना कोई बैंक कौन सा चलेगा, ये पैटर्न बहुत क्लियर नहीं बन रहा है। अगेन एक्सिस बैंक बन सकता है, इंडसइंड बैंक बहुत पिटा हुआ है, मैनेजमेंट कोशिश कर रही है उसको सुधारने की। मार्केट अगर पॉजिटिव ले लिया तो शायद इंडसइंड चल जाए। तो एक्सिस चले, इंडसइंड चले, एसबीआई चलाए या कोई भी चलाए, बैंक निफ्टी तो चली जाएगा और उसके सारे बैंक भी चली जाएगा जो उसका ईटीएफ है। तो इंडिविजुअल बैंक को सिलेक्ट करने की जगह अगर आप बैंकिंग सेक्टर में रहना चाहते हैं, बेटर है कि आप बैंक 20 में चले जाइए, क्योंकि एचडीएफसी स्प्लिट बोनस के बाद अटक जाएगा साइडवेज या हल्की सी पुल बैक में। आईसीआईसीआई में मेरे को ऐसा बहुत अच्छा कोई पैटर्न दिख नहीं रहा है। जिस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था 1455 के ऊपर जाके नीचे आ गया, अटक गया है। कोटक में भी बिल्कुल भी अच्छा पैटर्न नहीं है, मेरे को समझ, बल्कि बेरिश मेरे को ज्यादा लग रहा है। तो इंडिविजुअल स्टॉक इस समय आईटी में पिक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बेटर है बैंक 20 प्ले कर लीजिए। तो बैंक 20 प्ले कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर डील आपके लिए रहेगी। राजीव कुमार साहब के पास एनआईटी है और 22% का लॉस हो रहा है इसमें, 146 रुपए के दाम पे खरीदारी है। कुछ उम्मीदें दिख रही क्या यहाँ पे आपको? तो देखिए, इस पे 1 सेकंड एक्स्ट्रा लूंगा मैं आपका, मैं 10 सेकंड एक्स्ट्रा लूंगा। मेरा ये सवाल है, 22% आपको लॉस हो रहा है, आपने ट्रेडिंग के लिए लिया था, तो आप कितने प्रॉफिट पे एग्जिट करने वाले थे? अगर 5-7-8% पे एग्जिट करने वाले थे तो 4% से ज्यादा स्टॉप लॉस आपका होना नहीं चाहिए। मान लीजिए आप 10 ट्रेड कर रहे हैं, 5 सही 5 गलत, 5 सही में आपने 8-8% 40% कमाया और एक ही 2 गलत में 44% दे देंगे, तो रिस्क रिवॉर्ड तो आपका बैठ ही नहीं रहा है, तो आप अच्छे ट्रेडर नहीं है। पहले रिस्क को रिवॉर्ड से आधा कीजिए, तब जाके अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। ये सबके लिए अक्रॉस द बोर्ड सवाल है कि आप अगर नीचे वेट कर रहे हैं तो कितना, ऊपर जितना आप मान के चल रहे थे कि प्रॉफिट खाऊंगा, उससे आधा से कम होना चाहिए, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। अब जहां तक एनआईटी की बात है, हमने भी बाई कॉल लिया था, हमारा बाई कॉल फेल हुआ था, स्टॉप लॉस कटा था, हमारे क्लाइंट्स मोस्ट लाइकली एग्जिट कर ही गए होंगे। बट फिलहाल 46 डेज में 25% गिरा है। बाउंस बैक के लिए इसको 115 के ऊपर टिकना जरूरी है, तो थोड़े बहुत लक्षण दिख रहे हैं। अगर अगले 2-4 दिन में 115 के ऊपर टिक गया तो 127-28 तक जा सकता है। तो आप 115 के ऊपर जब टिके तो एवरेज कर लीजिएगा, 127 पे पूरी तरीके से निकल जाइएगा। स्टॉक फिलहाल डाउन ट्रेंडिंग है और पुल बैक के बाद जब गिरेगा तो मे बी 91 रुपीज तक का डाउन मूव आ सकता है। तो 91 तक का डाउन मूव गोइंग फॉरवर्ड, अगर फर्दर गिरावट आती है तो आ सकता है। और बाकी आपको ट्रेडिंग में क्या रिस्क रिवॉर्ड रखना है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप ट्रेडर हैं तो। एक सवाल आया है अरिंदम साहब का, ये पूछ रहे हैं कि एस्ट्रल लिमिटेड में क्या करें। 1670 रुपये के दाम पे इनकी खरीदारी है, कल प्रमोटर की तरफ से भी कुछ खरीदारी शुरू हुई है। अब इनका जो लॉन्ग टर्म है वो 12 साल है। अब ये मुझे पता नहीं 12 साल बोल रहे हैं कि 12 साल 12 महीने में खत्म हो जाएंगे। सो आप क्या तय करोगे, इस पर क्या किया जाए? देखिए, हम तो 12 दिन वाले लोग हैं, 12 साल का तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं वीकली चार्ट पे भी साल 2 साल में जिसमें बड़ी अपमूव होती है उनको सेलेक्ट करता हूँ डेली ट्रेडिंग के लिए। तो 12 साल का तो मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, फंडामेंटल वाले से चेक करा लीजिए। बाकी शॉर्ट टर्म में जो बाउंस है ये 1465 और 1550 इस रेंज में जा सकता है। तो आई एम अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो लॉन्ग टर्म वीकली चार्ट्स पे डेली पे छोटे छोटे मूव्स प्ले करना पसंद करता है। तो 12 साल का तो नॉट राइट पर्सन टू आंसर, किसी फंडामेंटल वाले से जरूर चेक करा लीजिएगा। ओके, तो एक शॉर्ट टर्म व्यू आपको दे दिया गया है। कल प्रमोटर ने भी थोड़ा बहुत खरीदारी की है जो इससे रिलेटेड अपडेट है। बाकी आप एक बार किसी फंडामेंटल से ज़्यादा बेटर व्यूज़ के ऊपर ले पाएंगे। तानला प्लेटफॉर्म को लेकर कृष्णा साहू साहब का सवाल है, 658 रुपये के दाम पे खरीदारी है, क्या करना चाहिए? तानला में कंसोलिडेशन चल रहा है सर। ये बड़ी कैंडल 5 अगस्त को बनी थी, 1080% वॉल्यूम राइज था, उसी के अंदर पूरा काम हो रहा है। मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन है। अगर आपके पास किसी तरह का लॉन्ग है, ट्रेडिंग लॉन्ग, तो 600 रुपए आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस होना चाहिए। 600 के नीचे खराब हो जाएगा। ये 14 मिलियन की जो बाइंग आई है उनके स्टॉप कटना चालू होंगे। जब तक 600 प्रोटेक्टेड है, एक बार उम्मीद रखिए कि 700 रुपए मिलेगा, और अगर 700 के ऊपर ब्रेकआउट मिला तो एक्सटेंशन मिलेगा। तो 700 के आसपास या 600 के नीचे दोबारा डिस्कस करेंगे। तो आपको एक राय तानला प्लेटफॉर्म पर दी गई है, बायबैक प्राइस के इर्द गिर्द ही शायद ये कामकाज कर रही है। सो अगर ये तेज़ी 700 के ऊपर निकलती है तो एक बार को आप इसमें और तेज़ी एक्सटेंड होते हुए देख सकते हैं। जी एंटरटेनमेंट मोहित जी के पास है, 132 रुपये का दाम है,
और 6 महीने का इनका नज़रिया है, और इनका शायद सवाल रोज़ भी आता ही है। आप क्या राय रखते हो? रोज सवाल पूछने से व्यू शायद कभी एक अलग न्यूज आ जाए तो बदल जाए। बाकी फिलहाल मूविंग एवरेज कैचअप होने का वेट था, 5-6 दिन पुल बैक लेके मूविंग एवरेज कैचअप किया है। मे भी 123.70 का जो ब्रेकडाउन था वहां तक भी पुल बैक जा सकता है, बट अगर वो रिजेक्ट किया तो 104.50 तक नीचे आएगा। अगर उसके ऊपर एक्सेप्टेंस मिली तो 144 तक जाएगा। ऑल बीइंग सेड, मैं बहुत ज्यादा बेरिश नहीं हूँ, ट्रेडिंग के लिहाज से अभी ट्रेड सेटअप नहीं बन रहा है, बट ओवरऑल मेरे को जी में बॉटम लग गया है ऐसा लग रहा है, और यहाँ से लगभग 200-225 तक की तेजी दिख रही है। तो जब भी डेली चार्ट पे बुलिश सेटअप बनना स्टार्ट होगा, मैं इसमें बाय कॉल्स जरूर दूंगा, क्योंकि बड़े स्ट्रक्चर पे बॉटम बनता हुआ दिख रहा है मेरे को। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज वोकलिस्ट साहब के हैंडल से एक सवाल आया, पूछ रहे हैं कि इस पर आपका व्यू क्या है। आप क्या कह रहे हो आप जैन साहब? तो रिलायंस अभी शायद इन्हें जियो के ये रिचार्ज के शायद प्राइस भी बढ़ाए हैं, बेस कुछ बढ़ाया है, वो भी पॉजिटिव है। उसी के भरोसे वापस जो ब्रेकडाउन पॉइंट था 1414 1395 वो जोन आ गई है। बट अगेन मैं वही रिपीट करूंगा, 1395 1328 एक्यूमुलेशन जोन है इन्वेस्टर्स के लिए। इस जोन में एक्यूमुलेट करके रखिए, नेक्स्ट लेग में ये 2000 रुपए जाएगा। ट्रेडर के लिए अभी कोई मौका नहीं है, जब भी ट्रेडर के लिए मौका आएगा तो शायद मैं बाई कॉल नहीं दूंगा, क्योंकि मैं खुद खरीदूंगा। मेरा बहुत छोटा यूनिवर्स है, रिलायंस, टाटा स्टील, अदानी ग्रीन, टाटा टेक, ये 8-10 शेयर का, तो मैं खुद ही खरीदूंगा जब बाइंग का मौका आएगा। ओके, एक सवाल आया है नागराज जी का, ये पूछ रहे हैं कि जेएम फाइनेंशियल में क्या करें। 157 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदारी की है, इस पे क्या करना चाहिए? फाइनल 5 दिन की टाइट रेंज कंसोलिडेशन है सर, लेकिन मैं इसमें ब्रेकआउट पे इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा प्ले करने के लिए। हर तरह की लॉन्ग का जो शॉर्ट टर्म प्लेयर है, हर तरह की लॉन्ग का 179 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस है, वो कटने के बाद प्रॉफिट बुकिंग बड़ी तेजी से आएगी। 92.5 मिलियन का वॉल्यूम था रिजल्ट के अगले दिन 13 अगस्त को। उसके बाद से आज 1 2 3 4 आज 5वां दिन है टाइट रेंज कंसोलिडेशन का, और 1-2 दिन में अगर ब्रेकआउट नहीं आया तो फिर ये अपने वजन से गिरने लगेगा। तो 179 या बफर देना है तो 175 कर लीजिए, ये लास्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, इसके नीचे लॉन्ग नहीं रखना है। ओके, निष्ठा श्रीवास्तव जी का एक सवाल है जो कि हमारे मेंबर भी हैं। इन्होंने पूछा है कि बेल राइज में क्या करना चाहिए। इन्होंने 100 रुपए के दाम पे ले रखा है और फोर्टिस 843 रुपए के दाम पर। इसमें प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें? बेल राइस तो शायद इनने कल भी पूछा था, कल भी मेरा स्टॉप लॉस 144 के आसपास था। एग्जैक्टली हाँ 144 के आसपास था, वो ट्रिगर होते हुए दिख रहा है। आपकी जगह मैं होता मैं प्रॉफिट बुक कर लेता, लेकिन अगर आपको लगाना ही है तो 145 का सपोर्ट है, मतलब वही लास्ट स्विंग आई था, 144 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लीजिए। आपकी जगह में होता तो मैं बुक करके निकल गया होता। तो इसमें फोर्टिस का हमने ब्रेकआउट रिकमेंड किया था 708 रुपए पे, बढ़ते 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 963 हो गया। ये अगेन मैंने तब भी कहा था कि ट्रेडर का नहीं इन्वेस्टर का स्टॉक है। आप देखिए छोटा छोटा करके बढ़ा, लेकिन कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। अब यहाँ से जो लास्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 874 का हमने रिकमेंड किया था, अब उसको बढ़ा के 929 रुपए कर लेना चाहिए। 929 टूटे तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कीजिए, नहीं तो फिर 1040 1050 का जो टारगेट हमने डिस्कस किया है वो आने तक वेट कीजिए। तो आपको एक फोर्टिस के ऊपर भी राय दी गई है। बढ़िया तेजी में स्टॉक ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, नए हाइस के आसपास ट्रेड भी कर रहा है। इसके अलावा एक सवाल हमारे पास आया है बुधोयन चौधरी साहब का, ये पूछ रहे हैं स्वान एनर्जी में क्या करें। 466 रुपए के दाम पे इनकी खरीदारी है। आज अभी अभी तेजी भी आई है स्वान में, डे हाई के आसपास ही कामकाज कर रहा है। क्या करना चाहिए इसमें? तो इसमें रिजल्ट शायद रिजल्ट के बाद पॉजिटिव रिएक्शन आया है। ये पॉजिटिव रिएक्शन गैप फिल करने 475 तक जा सकता है। 475 के आसपास में देखूंगा ये क्या करेगा। अगर वहां पे स्ट्रेंथ रह गई तो फिर और तेजी आएगी, अगर नहीं रही तो वापस वीकनेस आएगी। तो 475 तक जाने की मोर देन 90% पॉसिबिलिटी है, बट उसके बाद फिर देखना पड़ेगा ये क्या करेगा। तो आपको एक राय स्वान एनर्जी के संदर्भ में, डे हाई पर स्वान ऑलरेडी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक अच्छी तेजी अभी अभी स्पाइक के तौर पर देखने को मिली है। इसके अलावा एक सवाल आया है कविता बिष्ट जी का, ये भी हमारी मेंबर हैं। इनके पास धनी सर्विसेज के शेयर हैं 6 से लेके 8 महीने के लिए। आप देख रहे हो इसे धनी बनाते हुए?
धनी में जितना धन बनना था ये बन गया है 3 जनवरी 2025 तक। वहां पे ऑलमोस्ट क्लाइमेटिक मूव, बाइंग क्लाइमेक्स नहीं बोल रहा हूँ लेकिन क्लाइमेटिक मूव थी। 85 तोड़ने के बाद कंफर्म हुई, नीचे 49 तक आया, उसके बाद से 77 और 49 की रेंज बनी हुई है। बहुत कुछ होते हुए दिख नहीं रहा है, लेकिन वीकली चार्ट पे जिस आपका स्ट्रक्चर बना है बहुत बेरिश भी नहीं लग रहा है, तो आप कुछ समय के लिए होल्ड करके देख लीजिए। फिलहाल तो मोमेंटम नहीं है, अगर आना होगा तो 2-4 हफ्ते में आ जाएगा, नहीं आया तो फिर नहीं आएगा, तो 2-3 हफ्ते का समय दीजिए इसको। तो 2-3 हफ्ते का समय दीजिए और उसके हिसाब से यहाँ पर आप बने रहिए, लेकिन एक स्टॉप लॉस को आप ज़रूर कैरी करिएगा इसमें अपनी पोजीशंस में अभी। इसके अलावा एक ब्रिजेश राय साहब का सवाल आया है, वो पहले तो पूछ रहे हैं कि मुथूट फिनेंस कैसा लग रहा है आपको। 2761 रुपये के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है और 6 महीने का नज़रिया लेकर चल रहे हैं इसमें। सो क्या किया जाए? अर्निंग के बाद 9%, 9.5% का गैप अप दिया था, उसी गैप को फिल करने नीचे आया है, ऑलमोस्ट गैप फिल कर लिया है 2685 का। यहाँ से पॉजिटिव रिएक्शन आना चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट अगर आपके पास किसी भी तरह का लॉन्ग है, आप करीब करीब जो स्विंग लो है 2560 रुपए के आसपास है, 100 रुपए की रिस्क लीजिए, 2560 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। अगर ये स्टॉक गैप फिल करने के बाद बुलिश मोमेंटम दिया तो आराम से 3000 रुपए तक जा सकता है, तो 100 रुपए की रिस्क लेना बनता है क्योंकि सामने 300 रुपए की अपसाइड दिख रही है। तो 100 रुपये का रिस्क लीजिए, 300 रुपये का पोटेंशियल अपसाइड और खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है मुथूट फाइनेंस में। एक सवाल आया है स्विगी, जहां पर वो पूछ रहे हैं कि क्या इसमें एंट्री करने लायक सिचुएशन है कि नहीं है। तो देखिए, अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो कप कैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट सस्टेन हुआ है और बॉक्स भी बना है और आज फॉलो थ्रू कैंडल भी बन रही है, तो 460 रुपए तक जा सकता है। स्टॉप लॉस आपका बनेगा 397 रुपए का, तो अगर 397 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो 457, 460 ये रेंज के टारगेट आपको मिल जाएंगे। एक सवाल नीरज उपाध्याय साहब पूछ रहे हैं, काफी दिनों से इनफैक्ट वो पूछ रहे हैं, जो कि मेरे सामने तो नहीं आया, लेकिन हाँ उन्होंने पूछा कि पराग मिल्क कैसा लग रहा है। 139 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है। तो जैन साहब, पराग मिल्क आजकल कैसा लग रहा है आपको, पसंद आ रहा है क्या? पसंद तो बहुत आ रहा है सर, 249 निकलने के बाद और ज्यादा पसंद आएगा 289 तक के लिए। स्ट्रक्चर जिस आपका बना है और वॉल्यूम पे क्लियरली इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन दिख रहा है। मैं पहले भी स्टॉक पे बुलिश रहा हूँ, लास्ट टाइम जब ब्रेकआउट आया था 219 का, 260 रुपए तक, 250 रुपए तक ब्रेकआउट प्ले किया था हमने। नेक्स्ट राउंड ऑफ पैटर्न डेवलपमेंट में मेरे को स्टॉक 289 जाते हुए दिख रहा है। तो 289 तक ये जाते हुए दिखाई पड़ रहा है। अबरार शेख साहब पूछ रहे हैं कि ई क्लर्क्स नई खरीदारी कर सकते हैं क्या? मतलब पूरा 80 नीचे है और ई क्लर्क्स नया हाई बना रहा है, लग रहा है बाय करने लायक? बिल्कुल करना चाहिए सर। 157 दिन के कपनाइल पैटर्न का ब्रेकआउट आया था 4 अगस्त को, उसका हाई था 415, उसका हाई था 4200 और लो था 3782। उसके बाद से 3, 6, 9, 12, 13वां दिन है इसके अंदर ट्रेड करते हुए चल रहा है। तो अगर ब्रेकआउट बना 4150 का तो स्टॉक आराम से 4600 तक जाएगा। या तो 4150 का ब्रेकआउट लीजिए, या फिर अगर करंट मार्केट प्राइस पे प्रीएम्प्टिव ले रहे हैं, दोनों केस में 3800 रुपए, 3820 का सपोर्ट है, 3800 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लीजिए। आफ्ताब अहमद साहब पूछ रहे हैं कि आईजीएल 225 पे उन्होंने ले रखा है, क्या करना चाहिए इसमें? आईजीएल में कुछ भी नहीं बन रहा सर। अगर ये 211 निकला तो खींच के 229 चला जाएगा, उससे ज्यादा मेरे को कुछ होते हुए दिख नहीं रहा है। इसमें जो वो लास्ट अक्टूबर वाला गैस प्राइसिंग वाला लफड़ा जो हुआ था और ये स्टॉक 280 से एकदम से 151 आया था, उसी के पुल बैक में है बहुत। अगर आप ये सोच रहे हैं 1 आध साल में कोई बड़ा पैसा कमा के दे देगा, मेरे को लगता नहीं है। हालांकि जून क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आए लेकिन उसका भी कोई पॉजिटिव रिएक्शन आया नहीं। तो एक राय आईजीएल के संदर्भ में आपको दी गई है। और एक सवाल और आया है ममता सिंह जी का। ये पहली चीज़ तो ये बोल रहे हैं कि वो आपकी जो राय होती है उसको ब्लाइंडली फॉलो करती हैं। सो पहली चीज़ तो क्या ये सही है? दूसरी चीज़, इन्फोसिस 1552 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीद रखा है, यहाँ क्या करें? सर पहले इन्फोसिस बता देता हूँ क्योंकि उसका जवाब छोटा है। इन्फोसिस यहाँ पे डेली मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस पे है 1480 के आसपास। अगर इसको क्लियर कर लेता है,
जिस हिसाब के वॉल्यूम में लग तो रहा है क्लियर कर लेगा। 1563 और 1612 ये रेंज है, मतलब पूरी रेजिस्टेंस की, वहां तक आ सकता है। बट अगर आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो मत ढूंढिए, मिड कैप स्मॉल कैप अच्छे चल रहे हैं, वहां पे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। सुबह एक गॉडफ्रे फिलिप ऑलमोस्ट डे लो पे दिया था, अभी डे हाई पे आके खड़ा हुआ है, लगभग 1000 1500 रुपए बढ़ गया है। तो मिड कैप स्मॉल कैप में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, आईटी में मत ढूंढिए, नहीं है फंसा के चली जाएगी। ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी एक्यूमुलेशन जोन है। दूसरा, आपने इतने साल एंकरिंग की है, आप हजारों एनालिस्ट से मिले होंगे, लोग बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट देके चले जाते हैं। जितना डिटेल में मैं वॉल्यूम पैटर्न कितने दिन का बना है, क्या है, कितनी इनसाइड बार है, ये सारी चीजें इसलिए नहीं बताता हूं कि मेरे को अपना ज्ञान दर्शाना है, मैं इसीलिए बताता हूं कि आप जाएं, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट फ्री में मिलते हैं, खोलिए, उसको वैलिडेट कीजिए कि जो मैंने बोला है वो वहां पे है या नहीं है। इससे पहली चीज मेरी विश्वसनीयता बढ़ेगी, दूसरी चीज आपको कुछ सीखने मिलेगा। तो जब मैं कुछ बोलता हूं, पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी से ज्यादा लर्निंग की अपॉर्चुनिटी अगर मानेंगे, उसको चार्ट पे खोल के देखेंगे कि अगले ने इतना कप एंड हैंडल बताया था है कि नहीं है, वॉल्यूम जैसा बताया था है कि नहीं है, इनसाइड बार बताया था है कि नहीं है, तो एक तो मेरी थोड़ी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, दूसरा आपको सीखने मिलेगा। तीसरी चीज, आंख बंद करके दुर्योधन ने शकुनी पे भरोसा किया था और महाभारत हुई थी। तो आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना, ये तो महाभारत हमको सिखाती ही है। तो वो मैं हूं, आप हो या कोई भी हो, आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये आत्महत्या करने समान है, मैं तो नहीं करता।